तो आज हम बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री, ठीक है। कैसे करेंगे? जीरो से। तो हमारे यहाँ अकॉर्डिंग टू आयोग सबसे पहला जो टॉपिक है वो कौन सा है? हड़प्पा सभ्यता। देखो ये हड़प्पा सभ्यता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। क्या बोलते हैं? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो बेटा इसके अलग अलग नाम कैसे पढ़े उसको भी हम आगे देखेंगे। इसके और भी बहुत सारे नाम हैं, इन सारे नामों को हम अभी आगे भी चेक करें कैसे। तो सबसे पहले हम बात करें ये हड़प्पा सभ्यता थी क्या, कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे चली, उस पर बात कर रहे हैं सबसे पहले, है ना। तो हम ऐसे करके मान के चलें जब पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में कुछ ही कल्चर्स थे। कल्चर का मतलब सभ्यता। सभ्यता आप लोग जानते हैं ना, रहन सहन, उठना बैठना, खाना पीना, त्योहार मनाना, है ना, उत्सव मनाना, सबको हम क्या कहते हैं? सभ्यता कहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना भारतीय सभ्यता नहीं है कि हम किसी के साथ मिसबिहेव करें, बदतमीजी करें, ये भारतीय सभ्यता हमें परमिशन नहीं देती है। तो सभ्यता का मतलब है हमारे तौर तरीके। तो जिन लोगों के जो तौर तरीके होते हैं वही उनकी क्या कहलाती है? सभ्यता। तो हम ये देख रहे हैं हड़प्पा के जो लोग थे उनका तौर तरीका कैसा था। हम बात कर रहे हैं उस समय की, आज से कई हजार साल पहले की, जब पूरी दुनिया में कुछ ही कल्चर थे। पूरी दुनिया में क्या थे? कुछ ही कल्चर। जैसे ये भारत के क्षेत्र में है, कहाँ के क्षेत्र में है? भारत। तो भारत के क्षेत्र में चल रही थी हड़प्पा सभ्यता। इसी में अगर मैं कहूँ चीन, तो चीन के क्षेत्र में चल रही थी कौन सी सभ्यता? चीन की सभ्यता। मिस्र में चल रही थी मिस्र की सभ्यता। और एक थी मेसोपोटामिया की सभ्यता। एक थी फारस की सभ्यता। तो देखो ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी ये है वर्तमान इराक। जैसे हमने यहाँ देखा ना चीन, मिस्र, भारत, तो ये कहाँ का एरिया है? इराक का। और ये कहाँ का एरिया है? ईरान। तो याद रखना ईरान का पुराना नाम फारस। एग्जाम में लाइनिंग में पूछता है कि ईरान का पुराना नाम बताइए, तो आप बताएंगे ईरान का पुराना नाम क्या है? फारस। अब ये जो जितने भी कल्चर्स थे पूरी दुनिया में यही चल रहे थे, या हम कहें पूरी दुनिया में इसी की जानकारी थी। ऑल वर्ल्ड इन कुछ कल्चर्स में क्या था? डिवाइड था, बटा हुआ था। जिसमें हम कह सकते हैं भारत के क्षेत्र में हड़प्पा सभ्यता, चीन के क्षेत्र में चीन की सभ्यता, मिस्र के एरिया में मिस्र की सभ्यता, इराक के क्षेत्र में मेसोपोटामिया की सभ्यता और ईरान के क्षेत्र में फारस की सभ्यता। ये सारी की सारी सभ्यताएं किसी ना किसी नदी का वरदान मानी गई है। ऐसे मान के चलो कि हर एक सभ्यता एक किसी ना किसी वाटर एरियाज के पास विकसित थी, बसी हुई थी। यानी जल ही जीवन है, और जहां इंसान को, व्यक्ति को पानी मिलेगा वहीं वो क्या करेगा? आसानी से रह सकता है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कि किसी को भी रहने के लिए, जीव को, अब जीव का मतलब चाहे इंसान हो चाहे वो कोई दूसरा जीव हो, जीव को रहने के लिए तीन चीजों की आवश्यकता पड़ती है बेटा, जिंदा रहने के लिए, जिंदगी के लिए। एक होता है हमारे यहाँ आवास। क्या चाहिए होता है इसको? आवास। ठहरने के लिए प्लेस, स्थान, जिसको मैं क्या कहूँ? स्थान। एक स्थान चाहिए। दूसरा उसको चाहिए होता है वाटर, पानी, जो हम कहते हैं जल ही क्या है? जीवन है। वाटर दो। तीसरा उसको चाहिए होता है भोजन। क्या चाहिए होता है? भोजन। अगर किसी को भोजन मिलता रहे, उसको ठहरने का स्थान मिल जाए उचित, अच्छा, जहाँ पर उसको खतरा ना हो, डेंजरस ना हो, और उसको पानी की व्यवस्था मिल जाए, तो वो जी जाएगा। तो ऐसा माना जाता है जीव के लिए तीन चीजें आवश्यक हैं: आवास, भोजन और जल। तो ये सारे के सारे कल्चर्स किसी ना किसी वाटर एरियाज के, या मैं कहूँ किसी ना किसी नदी के किनारे बसे हुए थे। जैसे भारत में चल रही थी हड़प्पा सभ्यता, तो ये भारत में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के आसपास थी, या तो दाईं ओर, या मैं कहूं, यानी सिंपल में मैं कह सकता हूं सिंधु नदी का वरदान मानी गई है हड़प्पा सभ्यता, सिंपल वे में। अब अगर मैं बात कहूं चीन की सभ्यता, तो चीन की सभ्यता, चीन में एक नदी बहती थी वांगो। ये कौन सी नदी की सभ्यता है? वांगो नदी का वरदान। यानी वांगो नदी वहां से बहती थी और वहीं से वो लोग जल लेते थे, वहीं से उसको यूज करते थे, और वहां पर जीवन क्या था? सुचारू था। ऐसे ही मिस्र,
मिस्र का जो कल्चर माना गया है वो माना जाता है नील नदी की सभ्यता। कौन सी नदी थी कभी? नील नदी। तो नील नदी का वरदान माना जाता है मिस्र की सभ्यता को। ऐसे हमारे यहाँ मेसोपोटामिया और फारस, ये दजला और फरात दो नदियों का क्या माना जाता है? वरदान माना जाता है। एक को हम बोलते हैं दजला और एक को हम बोलते हैं फरात। तो ये सभी के सभी किसी ना किसी नदी के तट पर क्या थी? फैली हुई थी। हम पढ़ रहे हैं भारत, और भारतीय इतिहास में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि कौन लोग रह के गए। तो वो लोग रह के गए थे हड़प्पावासी। तो भारत में हड़प्पावासी जो थे ये कहाँ से आए, कैसे रहे, इनके बारे में हमें पता कैसे चला। तो आज हम इन लोगों के बारे में देखेंगे। उसी के लिए हम कहते हैं भारत में हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता का क्रम। तो यहाँ से हम देखेंगे सबसे पहले इसकी खोज। किस पे बात करेंगे? इसकी खोज पर बात करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता थी। खोज सबसे पहले क्या देखेंगे? इसकी खोज। तो अगर इसके खोज के संबंध में हम बात करें कि इसकी खोज कैसे हुई, कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता कभी थी, तो इसके बारे में ऐसे मान के चलो कि बहुत लेटर स्टेज में पता चला। भारतीय कल्चर में सबसे पहला कल्चर माना जाता है वैदिक कल्चर। कौन सा माना जाता है? वैदिक कल्चर, वैदिक पीरियड, जिसको हम बोलते हैं वैदिक सभ्यता। और आज भारतीय जो भी धर्म फॉलो कर रहे हैं वो वैदिक सभ्यता के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो वैदिक सभ्यता हमारी प्राचीन मानी जाती थी, लेकिन हमें पता नहीं था वैदिक काल से पहले भी भारत में कुछ लोग रह करके गए हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं हड़प्पा वासी। तो इनकी खोज कैसे हुई? तो इसकी खोज में हम सबसे पहले शुरू करते हैं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था चार्ल्स मैनसन। क्या नाम था? चार्ल्स मैनसन। हाँ, आप नोट करते चलिए साथ में। चार्ल्स मैनसन ने 1826 ईस्वी में एक किताब लिखी। उस किताब का नाम था द नैरेटिव ऑफ जर्नी। इसको बोलते हैं यात्रा की कहानी। तो चार्ल्स मैनसन ने 1826 में एक किताब लिखी जिसका नाम था द नैरेटिव ऑफ जर्नी। इस किताब में सबसे पहले वर्णन हुआ, उल्लेखित किया गया हड़प्पा कल्चर के बारे में। यानी उसने बताया कि ये हड़प्पा सभ्यता नहीं बल्कि वहां पर वर्णन हुआ सुमेरियन का। चार्ल्स मैनसन ने अपनी किताब में लिखा कि एक कबीला था जिसको हम बोलते थे सुमेरियन। क्या बोलते थे? सुमेरियन। बेटा प्राचीन काल में लोग कबीलों में रहते थे। काय में रहते थे? कबीलों में। कबीलाई तत्वों की प्रधानता हुआ करती थी। तो ये जो कबीलाई तत्व होते थे, कबीले बहुत बहुत बड़े होते थे। जैसे दादा के 5 भाई है ना, उन 5 की संतानें, फिर उनकी संतानें, फिर उनकी संतानें। तो कबीला धीरे धीरे हजारों लाखों ऐसे बढ़ जाता था। जैसे हम चाइना की सभ्यता जैसे पढ़ेंगे तो हम उसमें देखेंगे एक कबीला था हिंगनू, एक कबीला था बूसुन। इनमें संख्या 10-10 लाख से ज्यादा पाई गई है। तो ये कबीले बहुत बड़े हो जाते थे, एक कुल, और कुल के ही लोग क्या हो जाते थे? बहुत ज्यादा हो जाते थे। तो ये सुमेरियन एक कबीला था। ये सुमेरियन कबीला जब बड़ा हुआ तो इस सुमेरियन कबीले में आपस में झगड़ा हुआ, जो मिस्र के आसपास निवास करता था। कहां पर निवास करता था? मिस्र के आसपास निवास करता था। और इस कबीले में जब झगड़े हुए तो झगड़े होने के साथ साथ इसमें डिवाइडेशन हुआ, टूटा, विभाजन हुआ। और इस कबीले के कुछ लोग इस कबीले को छोड़कर आगे बढ़ गए। कहां बढ़ गए? आगे आ गए। और जब ये लोग कबीले को छोड़कर आगे आ गए तो इन्होंने अपना एक नया कबीला बनाया, है ना। उस सुमेरियन कबीले से हट गई एक कबीला बनाया और वहां रहना क्या कर दिया? शुरू। लेकिन इन सुमेरियन लोगों ने यहां पर आकर भी इनको क्या करना शुरू कर दिया? परेशान। तब फिर इन लोगों ने यहां से और आगे बढ़कर दूसरे स्थान पर क्या किया? स्टे। उसी स्थान को कहते हैं भारत। कहां आ गए ये लोग? भारत आ गए। तो ये बेटा यात्रा की कहानी, कैसे सुमेरियन लोग निकले, यहां पहुंचे, और यहां से निकलकर कहां पहुंचे? भारत। इस यात्रा का वर्णन किया पहली बार चार्ल्स मैसन ने 1826 में अपनी किताब द नैरेटिव ऑफ जर्नी में। अब कुछ लोगों ने इस बात को सही माना
और कुछ लोगों ने इस बात को झूठ माना। जैसे हम कहें कि हम यहाँ से निकल कर जाते हैं और चौराहे पर आज भंडारा चल रहा है, तो कुछ लोग सही मानेंगे तो भंडारा खाने जाएंगे, और कुछ लोग गलत मानेंगे, कहेंगे अरे हम सुबह आए कुछ भंडारा वंडारा सर ऐसे ही कह गए। तो कुछ अफवाह मानेंगे और कुछ सोचेंगे अगर हुआ तो खा लेंगे, ना हुआ तो लौट आएंगे। तो 50-50, कुछ ने माना कुछ ने नहीं माना, कुछ ने थोड़ा माना और थोड़ा नहीं माना। तो ऐसे ही जब इस बुक को पढ़ा तो कुछ लोगों ने कहा ये कहानी झूठी है, बनाई हुई है, फेक। कुछ लोगों ने कहा अगर ऐसा था और वो लोग यहाँ आए थे तो वो लोग कहाँ गए, उनका कोई प्रमाण तो होगा। जब भंडारा था और चल रहा था तो कोई प्रमाण तो होगा, कहीं पकवान बनना होगा, कहीं पूड़ी बट रही होगी, कहीं पर मिठाई, कोई तो प्रूफ होगा, है ना। पत्तल तो बचे होंगे खा के, कुछ तो छोड़ा ही होगा लोगों ने, है ना। तो इसका मतलब क्या है, ये प्रमाण है कि थे। तो ऐसे जब ये लोग थे तो ये लोग अगर दब गए या चले गए तो ये लोग कैसे रहते थे, कैसे खाते थे, इसका कोई तो साक्ष्य मिलेगा। अगर खुदाइयाँ कराई जाए तो वो प्रमाण मिलना क्या हो जाएंगे, शुरू। तो कुछ लोगों ने जिन्होंने सही माना उन्होंने अपील की सरकार से कि खुदाइयाँ कराई जाए, जिन्होंने सही नहीं माना उन्होंने पढ़ा, टाइम पास हुआ और बंद करके रख दी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, क्या नाम है व्यक्ति का, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन्होंने जब इसको पढ़ा तो इनको ये बात सही लगी, तो इन्होंने इस किताब में एरियाज पढ़े, कहां पर थे ये लोग। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने इस बात को सरकार से कहा कि आप खुदाइयां कराएं तो हमें एक नया कल्चर मिल जाएगा, जो कभी पहले था, एक नई खोज रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन सरकार बिना एविडेंस के कहीं भी खुदाई कराना शुरू नहीं करती। और आप लोग जानते हैं सरकारी काम वैसे भी कितना डिले होता है ना, सरकारी विभागों में काम कैसा है, बहुत ज़्यादा डिले। तो सरकार ने कहा विदाउट किसी एविडेंस के हम खुदाइयाँ नहीं करा सकते, हम विभाग नहीं बना सकते, पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने स्वयं जाकर विजिट किया, जो एरिया जो लोकेशन बुक में पढ़ी उस पर पर्सनली जाकर उन्होंने देखा। जैसे हम कहें कि वहाँ पर भूत रहता है तो हम जाके देखें कौन सा भूत रहता है, कि रात के 12 बजे जाना, हम रात के 12 बजे जाके देखें। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने पर्सनली विजिट किया पंजाब प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, सिंध प्रांत, पाकिस्तान के आसपास के एरिए, अफगानिस्तान के आसपास के एरिए, भारत के आसपास के एरिए, सब विजिट किए। और सब जगह विजिट करने के बाद उन्हें यह महसूस हुआ कि हाँ कुछ तो था, लेकिन वो क्या था मिला नहीं। जैसे हमारे होता है ना, सच्चा वाला प्यार मिलता है किसी को ना, होता है, तो लोग कहते हैं होता है मिला। तो इन्होंने विजिट तो कर लिया, लेकिन विजिट करने के बाद इन्हें कोई एविडेंस नहीं मिला, और साक्ष्यों के अभाव में, प्रमाणों के अभाव में सरकार ने खुदाई करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। आगे चलकर हमारे यहाँ 1856 में, कब 1826 में किताब आई थी, 1856 में सरकार ने, कब 1856 में, 1856 में सरकार ने अब देखो ये सरकार कौन सी है, ब्रिटिश सरकार चल रही है भारत में। हमारे यहाँ 1857 में ही विद्रोह होगा बहुत बड़ा, 1857 की महान क्रांति, लेकिन वो हम लेटर स्टेज में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे इसकी खोज हुई। तो 1856 में सरकार ने लाहौर से कराची, लाहौर से कराची के लिए रेलवे ट्रैक बिछाने का ठेका निकाला। सरकार ने एक ठेका निकाला, टेंडर निकाला कि सरकारी अधिकारी आते हैं ब्रिटेन से, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में परेशानी होती है, तो सुविधा के लिए उन्होंने लाहौर से कराची के बीच के टुकड़े को ट्रैक से जोड़ना शुरू किया, और ये कहा यहाँ रेलवे लाइन पड़ जाएगी तो इधर से इधर जाना क्या हो जाएगा, आसान। तो लाहौर टू कराची के लिए एक ट्रैक डाला गया। इस ट्रैक का ठेका बर्टन बंधुओं को मिला था। कराची रेलवे ट्रैक, ठेका बर्टन बंधु। बेटा बर्टन बंधु का मतलब दो भाई थे, विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन, तो दो ना कह के मिला के बोल देते थे बर्टन बंधु। एक का नाम था विलियम
और एक का नाम था जेम्स बर्टन, विलियम बर्टन और जेम्स बर्टन मिला के बोल देते थे बर्टन बंधु। तो रेलवे ट्रैक का ठेका बर्टन बंधु को दे दिया। अब जैसे ही रेलवे ट्रैक का ठेका बर्टन बंधु को मिला तो यहाँ पर रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए खुदाइयाँ शुरू हुई, और जब यहाँ पर खुदाइयाँ शुरू होंगी तो जब मजदूर काम कर रहे थे तो अचानक खुदाई करते समय एक पुरानी ईंट नीचे से निकल आई। कैसी ईंट निकल आई? पुरानी। तो जब पुरानी ईंट निकली तो उसने और खोदा तो और पुरानी ईंटें निकली, और खोदा और पुरानी ईंटें निकली। तो उसने कहा शायद नीचे कोई भवन दबा हुआ है या कोई दीवार है नीचे जिसमें से ये पुरानी ईंटें क्या हो रही हैं? निकल रही हैं। तो बेटा इस ईंट को जब देखा तो उस समय की ईंट से ये बड़ी थी, आकार में भारी थी। जैसे वर्तमान में हमारे नई ईंट और हमारे दादा के मकान की पुरानी ईंट, दोनों में क्या है? अंतर। तो एग्जाम में ये पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में निकली हुई ईंट का आकार बताइए कितना था, रेशियो में बताइए। तो याद रखना इसका आकार, जो ये ईंट निकलेगी ना यहां से खुदाई में, इस ईंट का आकार 4:2:1 था। कितना था? 4:2:1। इतने बड़े आकार की ईंट निकली। अब जब इस ईंट को देखा गया तो ये उस समय की ईंट से भारी और वेट में भी ज्यादा। तो इसकी सूचना दी गई ठेकेदार को, बर्टन बंधु को, कि भाई ईंटें निकल रही हैं पुरानी। बर्टन बंधु ने कहा जितनी निकली निकाल लो, और इनको निकाल कर रेलवे ट्रैक के बीच में क्या कर दो? बिछा दो। रेलवे ट्रैक के बीच में पत्थर पड़े होते हैं ना, और ऊपर से नई ईंटें बिछा दो। तो डबल फायदा, ईंट के पैसे लेंगे सरकार से और फ्री की ईंट क्या कर देंगे इसमें? लगा देंगे। लेकिन जब ये बात फैली तो एक व्यक्ति थे जिनके कान खड़े हो गए, अलेक्जेंडर, क्योंकि ये प्रमाण ढूंढ रहे थे, इनको कोई प्रमाण नहीं मिला। और जैसे इनके कानों में ये बात पता चली कि लाहौर से कराची वाले ट्रैक के बीच में पुरानी ईंटें निकलना क्या हुई हैं? शुरू। तो फिर इन्होंने सरकार को प्रेशराइज करना क्या किया? शुरू किया कि भाई अगर ये पुरानी ईंटें मिल रही हैं तो हो सकता है भवन मिल जाए। लेकिन इधर इन लोगों ने अपना ट्रैक पूरा करके ये प्रकरण क्या कर दिया? बंद। क्योंकि अगर ये प्रकरण कंप्लीट नहीं होता तो इनका पैसा कट जाता। सरकारी ठेके ऐसे ही होते हैं। लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने हार नहीं मानी। अलेक्जेंडर कनिंघम लगातार प्रेशराइज करते रहे, और अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगातार जब प्रेशराइज किया तो सरकार ने अलेक्जेंडर कनिंघम को ही पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का अध्यक्ष बना दिया। क्या कर दिया? तो मैं कहूं 1861 में, 56 और 61, 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। अब देखो इनको जिम्मेदारी दे दी, आप ही ढूंढो, चलो जाओ। हमने आपको पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का क्या बना दिया? अध्यक्ष। अब आपको जहां भी लगता है खुदाई कराना, आप खुदाई कराइए, और जहां से भी एविडेंस मिल सकता है उस एविडेंस को क्या करिए? कलेक्ट कीजिए। इन्होंने विजिट किए, खुदाइयां कराई, लेकिन दुर्भाग्य इनका इतना रहा कि इनको कोई भी प्रूफ नहीं मिला। यानी किसी भी स्थान से कैसा भी कोई पुरातात्विक प्रमाण नहीं मिला। पुरातात्विक प्रमाण का मतलब होता है बेटा कोई मुद्रा मिल जाना, कोई मूर्ति मिल जाना, कोई लोहे के अवशेष मिल जाना, कोई भवन मिल जाना, है ना, कुछ भी पुराना गड़ा हुआ मिल जाना, पुरातात्विक वो होता है प्रमाण। तो कुछ भी नहीं मिला। तो साक्ष्यों के अभाव में दोबारा से खोज क्या हो गई? डाउन। लेकिन एक विभाग बन गया, और इस विभाग में नियुक्तियां होती रहीं, और नियुक्तियों में हर एक अध्यक्ष अपने लेवल से काम करना क्या करता रहा? शुरू। हमारे यहाँ एक गवर्नर आया था, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने आके इस विभाग को मजबूत किया और ज्यादा, और ये कहा काम तो कर रहा है, विभाग तो बना हुआ है, लेकिन सिस्टमेटिक काम नहीं कर रहा है। क्योंकि सरकारी बहुत सारे काम ऐसे हैं जो नाम के लिए चल रहे हैं, डॉक्यूमेंटली। तो लॉर्ड कर्जन ने आके स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और ये कहा अब ये विभाग ठीक से काम करेगा तो विभाग रहेगा, वरना ये विभाग क्या कर दिया जाएगा? खत्म। तो 1902 में उसने एक्शन लिया,
लॉर्ड कर्जन ने, और 1904 में उसने क्या कर दिया, इसको मजबूत कर दिया। तब इस विभाग के अध्यक्ष बनाए गए जॉन मार्शल। कौन बनाए गए? जॉन मार्शल। तो आगे चलकर इस विभाग के अध्यक्ष बने जॉन मार्शल। अध्यक्ष नियुक्त किया। अब देखो, जॉन मार्शल जो अध्यक्ष बने, इनके दो असिस्टेंट थे। एक का नाम था राय बहादुर, इनके सहायक। इनके दो सहायक थे। एक सहायक का नाम था राय बहादुर दयाराम सहानी, और एक का नाम था राखल दास बनर्जी। अब इन दोनों ने भी इनकी अध्यक्षता में खुदाइयां करना क्या करी, शुरू की गई। 1921 में जाकर, कब? 1921 में जाकर, देखो 1904 में विभाग मजबूत हुआ, और 1921 तक जाते जाते राय बहादुर दयाराम सहानी ने हड़प्पा नामक बस्ती की खोज की। यानी हड़प्पा नहीं खोजा, हड़प्पा तो जगह थी ऑलरेडी। हड़प्पा में खुदाई कराई तो वहां पर नीचे क्या मिली, एक दबी हुई बस्ती मिली। तो वहां पर पॉइंट आउट कर दिया गया कि हड़प्पा बस्ती के नीचे एक और बस्ती दबी हुई है, जो कभी प्राचीन काल में हुआ करती थी। तो यहाँ पर पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने क्या कर दिया, बैरिकेडिंग कर दी कि अब कोई भी सिविलियन इसमें एंटर नहीं होगा, यहाँ से साक्ष्य निकाले जाएंगे। तो 1921 में राय बहादुर दयाराम सहानी के नेतृत्व में पहला प्रमाण मिला। कौन से स्थान से? हड़प्पा से। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो खोज लिया। अब देखो, खोज तो रहे असिस्टेंट, नाम किसका आता है? अध्यक्ष का। जैसे काम करते हैं कांस्टेबल, दरोगा, और नाम किसका आता है? एसपी, सीओ, है ना। तो ऐसे ही नाम किसका चलेगा? जॉन मार्शल का। किसकी अध्यक्षता में खोजे गए? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। और खोजे किसने? राय बहादुर दयाराम सहानी ने और राखल दास बनर्जी ने। तो इस प्रकार पहली बार एक क्लू मिला, और वो क्लू कहां से मिला? हड़प्पा नामक स्थान से। फिर तो खुदाइयां शुरू होती रहीं, और आजादी से पूर्व 1947 से पहले तक अंग्रेज लोगों ने हमारे इस कल्चर के बारे में 40 से 50 बस्तियों की क्या कर ली थी? खोज कर ली थी। वर्तमान समय में अगर मैं बात करूं, तो वर्तमान समय में इस सभ्यता से रिलेटेड 1400 से लेकर 1500 बस्तियां क्या की जा चुकी हैं, अब तक खोजी जा चुकी हैं। अभी भी खुदाई चल रही है, अभी भी खोज की जा रही है, क्योंकि ये भारत की नहीं, पूरे विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसके लिए इसको खोजा जा रहा है, क्योंकि जब हम भारत में पढ़ते हैं तो ब्रिटेन वाले भी पढ़ते हैं, उधर चाइना वाले पढ़ते हैं तो भी पढ़ते हैं इसके बारे में, क्योंकि ये विश्व का सबसे प्राचीन क्या है? कल्चर। तो आज हमने इसको देख लिया कि कैसे इसकी क्या हुई थी? खोज। अब खोज हो गई, आगे हम देखेंगे कि ये कितनी पुरानी है, कब रहते थे, काल, टाइम पीरियड, है ना, कि लगभग इतने साल पहले रहते होंगे या लगभग इतने साल पहले रहते होंगे। तो उसके लिए अभी हम देखेंगे इनका समय, है ना। देखो, अब हम बात करेंगे इसके काल पर, इसके समय पर। तो अगर इसके समय की बात करें, तो इसका जो काल था वो कितना है, कब थी, इसके लिए सरकार ने जॉन मार्शल को ही क्या कर दिया? अथॉरिटी दे दी कि आप ही पता करिए, आपके नेतृत्व में खोजी गई और आप ही बताइए कि कितनी पुरानी थी। तो अकॉर्डिंग टू जॉन मार्शल, किसके अनुसार? जॉन मार्शल के अनुसार
जॉन मार्शल ने अपने अनुसार बताया कि शायद ये 3250 से लेकर 2750 इस टाइम पीरियड में क्या है, इस टाइम पीरियड में ये लोग कभी भारत में रहे होंगे। लेकिन एक दूसरे इतिहासकार हैं बीपी अग्रवाल, बीपी अग्रवाल बोले कि शायद ये लोग 2350 से लेकर 1750 बीसी के आसपास क्या होंगे, रहे होंगे। तो ये किसने कहा, बीपी अग्रवाल ने। तो आयोग क्या हो गया, कंफ्यूज हो गया आयोग, है ना। तो अब आयोग बोला कि ये वाला सही है, ये वाला सही है। अब दो बातें आ गई, तीसरे इतिहासकार आए, उन्होंने कुछ और बता दिया, चौथे आए, उन्होंने कुछ और बता दिया। तो इसके लिए आयोग ने कहा साइंटिफिक बताइए, वैज्ञानिक तरीके से निकालिए, ज्ञात कीजिए, और उसके बाद बताइए कि ये लोग कब से कब तक भारत में रहे। तब फिर उसके लिए यूज की गई एक पद्धति, कार्बन 14 पद्धति, कार्बन डेटिंग या कार्बन 14 मेथड। तो यहां पर फिर क्या यूज किया गया, C14, इसी को बोलते हैं कार्बन 14 पद्धति। इस कार्बन 14 पद्धति के माध्यम से जो वस्तुएं यहां से मिलेंगी उन पर जो कार्बन लगा हुआ है, उस कार्बन की एज देख लो, जितना पुराना कार्बन है उतना ही पुराने क्या है, ये लोग थे। तो कार्बन 14 पद्धति के अनुसार जब देखा गया तब इसकी डेट निकल कर आई 2300 से 1750 बीसी, या आप कह सकते हो ईसा पूर्व। तो अब अगर एग्जाम में पूछता है जॉन मार्शल के अनुसार ये हो जाएगी, डीपी अग्रवाल के अनुसार ये हो जाएगी, और C14 मेथड के अनुसार ये हो जाएगी। तो इसका मतलब सब लोग अलग अलग थे। इट मीन्स ये सभ्यता, ये कल्चर एकदम विकसित नहीं हुआ होगा। जैसे जब कभी किसी शिशु का जन्म होता है तो शिशु का जन्म होने के बाद वो एक शेषावस्था में होता है, बचपने में होता है, और बचपने के बाद उस पर क्या आती है, जवानी। क्या आएगी, जवानी। और जवानी के बाद उस पर क्या आएगा, बुढ़ापा। तो हम 3 स्टेज में बांट लेते हैं, बचपना, जवानी और बुढ़ापा। तो शायद ये लोग भी ऐसे ही काल में बटे होंगे। एक इनका वो काल होगा जिसमें ये आए होंगे, परिपक्व नहीं हुए होंगे, दूसरा वो जब ये विकसित हो गए होंगे, और तीसरा वो जब इनका क्या हुआ होगा, पतन, हिरासमेंट, है ना, क्या हुआ होगा, पतन। तो उसमें अगर हम देखें तो इसका जो काल है वो 3 जगह बट जाता है। एक में हम देखते हैं पूर्ववर्ती काल, एक में हम देखते हैं और एक में हम देखते हैं पतन। तो जब हम इन 3 पे बात करेंगे तो शायद ये लोग 3300 से लेकर और 2700 या 2600 के बीच में रहे होंगे बीसी, जब ये आए होंगे। और उसके बाद ये शुरू हुए होंगे तो उधर 2600 से परिपक्व रहे 1900 तक। कहाँ तक, 1900 बीसी तक। और फिर इधर 1900 से इनका क्या होना शुरू हुआ होगा, पतन। तो ये 1300 तक जाते जाते क्या हो गया इनका, पतन। तो 3 स्टेज में चली है। ये आने वाला टाइम पीरियड है इनका, ये मजबूत टाइम पीरियड है, और ये जब इनका क्या हुआ, पतन। तो ये हो गई इसके काल की बात। अब काल के बाद अगर हम देखें तो नामकरण, इसको हड़प्पा सभ्यता ही क्यों कहा गया, या इसको सिंधु घाटी सभ्यता ही क्यों कहा गया। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे नामकरण, इसका क्या देखेंगे, नामकरण, और इसके क्या क्या नाम है ये भी देख लेंगे इसमें हम। तो देखो पहले पॉइंट में हम लिख रहे हैं, इसको कहा जाता है हड़प्पा सभ्यता। दूसरे हम देख रहे हैं, इसी को कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, इसी को बोलते हैं सिंधु
सरस्वती सभ्यता, इसी को बोलते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। तो यही हड़प्पा सभ्यता है, ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, यही सिंधु सरस्वती सभ्यता है, और यही सब सिंधु प्रदेश के नाम से भी क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो अब ये नाम अलग अलग क्यों पड़े, तो इस पर बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट टाइम पर, ठीक है।